This is our second subject. So today I am going to start with the new subject, that is your DBMS database management system. So इसके बारे में हम लोग ने थोड़ा सा practical oriented DBMS learn किया था with in a web technology subject in last unit. That was MySQL and MySQL with Python. वहाँ पे हम लोग ने table create करना and insert करना, update delete करना, select की query, वो सब हम लोग ने basics learn किया था. तो यहाँ पे भी कैसा है, पहला जो यूनिट है वो थियोरी है. फ्रॉम यूनिट 2 एंड यूनिट 3, 4, 5 दे आर प्रैक्टिकल यूनिट. सो यूनिट 1 इज मोर अबाउट थियोरी है पूरा. फाइन. तो यूनिट 1 थियोरी है, पूरा थियोरी है. यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है. फर्स्ट थिंग, तो माइट बी समटाइम यू फील बोर, बट इट्स अ थियोरी. सब फर्स्ट यूनिट इज थियोरी. फ्रॉम यूनिट 2 थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल चालू होगा और यूनिट 3, 4, 5 पूरा प्रैक्टिकल ही है और एडवांस डीबीएमएस है. फाइन. जो हम लोग ने पढ़ा था ना डीबीएमएस MySQL, वो बेसिक था, वो जस्ट 20% ऑफ डीबीएमएस था. अभी आपको पूरा एडवांस डीबीएमएस लर्न करना है. सो फ्रॉम यूनिट 3, 4, 5 वो पूरा प्रैक्टिकल है. 2 भी हाफ थियरी एंड हाफ प्रैक्टिकल है. 1 पूरा थियरी है, पूरा थ्योरेटिकल है आपके डीबीएमएस के बारे में, बट इजी है, इंटरेस्टिंग है. फाइन. तो थियरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस. प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट, बट थियोरेटिकल आपको समझना पड़ेगा डीबीएमएस क्या होता है, कैसे काम करता है. सो विल स्टार्ट एंड fine. So introduction to DBMS, introduction to database and transaction. तो पहले यूनिट में 2 टॉपिक है. पहले एक तो डेटाबेस के बारे में और ट्रांजैक्शन के बारे में. तो यहाँ पे देखो CO सिलेबस. सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फाइन. पहला जो सेक्शन है वो डेटाबेस और ट्रांजैक्शन के बारे में है. दूसरा डेटा मॉडल के बारे में है और तीसरा आपका ER डायग्राम बनाना है आपको और UML. यहाँ पे ये डायग्राम्स क्रिएट करना है. लाइक अगर आपको मैं बताऊंगा सिंपली, तो ER डायग्राम इज नथिंग बट डेटाबेस के बीच में रिलेशंस क्या होगा, और ये UML आप बोल सकते हो कि जो फ्लो चार्ट बनाया था ना हम लोग ने, फ्लो चार्ट उसी के अकॉर्डिंग है थोड़ा. तो हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो ये दोनों चैप्टर पे करने वाले हैं. कौन सा? डेटाबेस ट्रांजेक्शन और ER डायग्राम एंड मॉडलिंग लैंग्वेज. यस, डेटा मॉडल भी करेंगे, पर इसमें से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो हम लोग फोकस करेंगे, बाकी के टॉपिक को स्किप कर देंगे. सो there are 3 sections in a first unit. The first one is database and transaction, third one is models, and the last one is ER and UML diagrams. Now first of all, what is database system? What is database system? So before learning about database system, we should know what is a data and what is a database. Then we are going to learn about database system. Database system is basically so देखो database system, that is a DBMS, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम क्या होता है, डेटा को मैनेज करना. So database system is nothing but it's a software which manage the database. तो वो बाद में, पहले हम लोग लर्न करेंगे what is a data and what is a database. So data क्या होता है? Data is a raw fact of information. So data is a raw fact of information which should be translated into a form that is more convenient to process and move. The most important, what is a data? Data is raw fact of information and which should be translated into a form that is more convenient to process and move. तो इसका मतलब क्या होता है? डेटा एक रॉ इंफॉर्मेशन होता है. रॉ का मतलब क्या होता है? रॉ बेसिक फॉर्म में, लाइक इफ आई से कि मोबाइल नंबर या किसी का नाम या कोई सिटी का नाम. ओके, किसी स्टूडेंट का नाम, सिटी का नाम, उसका एज, एड्रेस, ये क्या होता है? बेसिक रॉ इंफॉर्मेशन होता है. बट अगर हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं किसी फॉर्म में, तो वो ज्यादा इजी होगा, कन्वीनियंट होगा प्रोसेस करना और मूव. तो इफ आई एम सेइंग दिस इज अ स्टूडेंट नेम, तो अभी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा जो ये मोबाइल नंबर है, ये नेम है, ये एज है, किसका है? स्टूडेंट का है, एम्प्लॉय का है, कि किसी पेशेंट का है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, किसी स्टूडेंट का है. दैट इज व्हाट. सो सिर्फ आप अगर बोलोगे मोबाइल नंबर, नेम, एज, लाइक दिस, इट्स अ रॉ इंफॉर्मेशन, बट व्हेन यू प्रोसेस इट, then it's become a useful information. So it is easy to process and move. That is what student information, employee information. Now database क्या होता है? Collection होता है. So database is nothing but it's a collection of related data, term as database.
So what is a database? Collection of related data is termed as database. So collection, जब भी आप बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करोगे, कलेक्शन क्रिएट करोगे और रिलेटेड को करोगे, रिलेटेड का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, स्टूडेंट का डेटा अलग होता है, एम्प्लॉय का अलग होता है, टीचर्स का अलग होता है, पेशेंट्स का अलग होता है. तो स्टूडेंट का ही डेटा कंबाइन करोगे, फाइन, that is collection of student data, that is nothing but database. So collection of related data is termed as database, which is organized in such way that it can be easily to retrieve and manage. ऐसे आपको ऑर्गेनाइज करना है कि आप उसको इजिली रिट्राइव कर सको और उसको मैनेज कर सको. That is what these two words, data and database. Now one second. स्क्रीन विजिबल है, रीडेबल, मतलब आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट? वन सेकेंड. ओके फाइन. सो देखो डीबीएमएस, दैट इज अ सब्जेक्ट का नाम ही हमारा क्या है? डीबीएमएस. उसका मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटा को मैनेज करने के सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? डीबीएमएस. एंड दैट डीबीएमएस इज नथिंग बट इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ एप्लीकेशन व्हिच मैनेज द डेटा. देखो आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उस डेटा को मैनेज करने को, उसको मैनेज करने के लिए, मैनेज में क्या होगा? मैनेज का मतलब क्या होता है? मैनेज का मतलब होता है क्रिएट करना, रिट्राइव करना, इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना. दैट इज नथिंग बट कॉल मैनेज. एंड उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. Okay, so DBMS is a software which manages the data and can perform various tasks like what? Creation, नया डेटा क्रिएट करना है, डेटा को रिट्राइव करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, मॉडिफिकेशन करना है, डिलीशन करना है, डेटा तो मैनेज इन अ सिमेंटिक वे एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट. तो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप सिमेंटिक वे से आप डेटा को मैनेज करोगे, उसी के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, डीबीएमएस यूज होता है. डेटाबेस सिस्टम आर डिजाइन टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइडेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सीडेंशियल क्रैश. देखो एक तो डेटा पे सिक्योरिटी दोगे, डेटा पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, एज वेल एज अगर सिस्टम क्रैश होता है तो भी आप डेटा को ये करोगे. 3 वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से. दीज आर 3 वर्ड्स. वन सेकेंड. देखो ये पे पहला कलर, लेट मी चूज अ कलर. क्लियर. ये देखो सिक्योरिटी, एक्सीडेंशियल क्रैश, अनऑथराइज्ड एक्सेस. सो आपका डीबीएमएस ये एक तो लार्ज डेटा को मैनेज करेगा, प्लस वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, प्लस क्रैश होता है, क्रैश मतलब करप्ट हो जाता है कोई सिस्टम, तो डेटा वहां से भी रिकवर कर पाओगे, प्लस अनऑथराइज्ड एक्सेस भी नहीं देगा, मतलब किसी और यूजर को आपका डेटा एक्सेस नहीं होगा. दैट इट्स व्हाट द जॉब ऑफ डीबीएमएस. फाइन. सो आगे हम लोग लर्न करने वाले हैं कि डीबीएमएस क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइन. नाउ सो देखो क्या पर्पस है, एक्सप्लेन द पर्पस एंड नीड ऑफ डेटाबेस सिस्टम. हमें क्यों चाहिए? व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द नीड ऑफ डीबीएमएस सिस्टम? तो अभी हम लोगों ने देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करना है, सिक्योरिटी करना है, एक्सीडेंशियल क्रैश से और अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं देना है, और डेटा को हम लोग को क्या करना है? मैनेज करना है, एंड वैरायटी ऑफ टास्क हम लोग को परफॉर्म करना है. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान से देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अ जावा, .NET आर यूज्ड टू डेवलप द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. देखो अभी हम लोग ने ये लैंग्वेज नहीं लर्न किया है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लर्न करने वाले हो जावा. सो सपोज आप कंसिडर करो कि पाइथन, C, C++, PHP, they are the language which are used to develop customized software. Every software or application has its data to be stored permanently. देखो जितने भी आप सॉफ्टवेयर की बात करोगे, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा स्टोर करना जरूरी है, और भी परमानेंटली. परमानेंटली मतलब क्या होता है? हार्ड डिस्क में देखो 2 टाइप की मेमोरी होती है, परमानेंट एंड टेम्पररी. रैम क्या है? टेम्पररी है. रैम में जो डेटा होता है वो
टेम्पररी होता है, वो इरेज हो जाता है, बट हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो जब भी आप कोई नोटपैड फाइल बनाते हो, नोटपैड फाइल, टेक्स्ट फाइल एडिटर, तो वो परमानेंट एक फाइल क्रिएट हो रहा है आपके हार्ड डिस्क के अंदर। सो अब नोटपैड फाइल किस में बना हुआ है? C++ में बना हुआ है। फाइन। सो कोई भी लैंग्वेज यूज करो आप, लाइक जावा, .NET, C++ और PHP, Python, to customize to develop a customized software, and every software and application has its data to be stored permanently. Now programming language cannot store data permanently. ध्यान से सुनो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू यूज DBMS सिस्टम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग को DBMS लगेगा। और DBMS जो होता है एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है डेटाबेस को मैनेज करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक्सीडेंशियल क्रैक और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। तो DBMS प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टोरिंग एंड मैनेजिंग। तो DBMS का ही मेन काम होता है डेटा को स्टोर करना और मैनेज करना। सो इन अवर एप्लीकेशन वी स्टोर अ डेटा इन DBMS, ऑपरेशन लाइक इंसर्शन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, वी राइट कोड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हमारा जो डेटा होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? DBMS के अंदर। तो MySQL वन ऑफ द DBMS सॉफ्टवेयर है। ध्यान से सुनो, MySQL is one of the DBMS सॉफ्टवेयर। वैसे ही अभी हम लोग जो DBMS पढ़ रहे हैं सेम 3 में, यहाँ पे कौन सा DBMS यूज कर लर्न करने वाले हम लोग? Oracle लर्न करने वाले। कौन सा डेटाबेस लर्न करने वाले हैं? Oracle। फाइन, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट Oracle। Oracle डेटाबेस यूज होगा। Oracle भी एक DBMS सॉफ्टवेयर है। अब डेटा को Oracle में लिखना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, सो वी राइट कोड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट कम्युनिकेट विद द DBMS. So software is usually created with the help of programming language and database. कोई भी सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं बनता है, उसमें आपको DBMS भी यूज करना पड़ेगा। DBMS के अंदर ही हमारा, DBMS के थ्रू ही हम डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। So when an application is executed on a client side, client or a user interface with interface or application which is created, जो UI बनाओगे, इंटरफेस बनाओगे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होगा, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। और डेटाबेस ऑलवेज रिमेन ऑन बैक एंड विच इज नेवर शोन टू यूजर। फाइन। तो एक फ्रंट एंड वर्ड है, देखो ध्यान से सुनना, देयर इज अ 2 वर्ड, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड जो होता है वो यूजर इंटरफेस होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिजाइन होता है, whereas बैक एंड जो होता है वो यूजर्स को कभी शो नहीं होता है, और वो DBMS के थ्रू मैनेज किया जाता है जहां पे हम डेटा स्टोर और मैनेज करते हैं। ये वर्ड समझा सबको? फ्रंट एंड, बैक एंड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपने प्रोजेक्ट, अभी TY में जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, TY में, तो उनको क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स को, आपका फ्रंट एंड किस में, आपका बैक एंड किस में? फ्रंट एंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है। फ्रंट एंड मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपने UI बनाया है। बैक एंड मतलब किस डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर हो रहा है। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे डेटाबेसेस है, जैसे कि MySQL वन ऑफ द डेटाबेस है, Oracle है, MySQL सर्वर है, बहुत सारे डेटाबेसेस है, तो वो बैक एंड बोलते हैं हम लोग उनको। नाउ सो DBMS क्या है? बेसिकली DBMS एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका काम है डेटा को स्टोर करना और मैनेज करना। अब मैनेज में क्या क्या आता है? मैनेज के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, रिट्राइव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, और डेटाबेस हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक्सीडेंशियल क्रैश से डेटा जो इरेज हुआ है उसको रिकवरी करने को हेल्प करता है, और अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं देता है, मतलब कोई दूसरा यूजर आके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो वहां पे सिक्योरिटी भी दिया हुआ है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिसेबल करता है। दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ DBMS, एंड DBMS इज अ बैकएंड वेयर डेटा इज गोइंग टू एक्चुअली स्टोर। देखो यहां पे ध्यान से, ये सेंटेंस, दिस वन, वन सेकेंड, the database always remain on backend, पीछे रहता है वो, कभी भी यूजर को दिखेगा नहीं। आप देखो, आप अच्छा, आप बहुत सारे वेबसाइट पे गए रहोगे, इंस्टा पे गए रहोगे, फेसबुक पे गए रहोगे, व्हाट्सएप पे गए रहोगे, कहां पे डेटा स्टोर हो रहा है? कौन से डेटाबेस में स्टोर हो रहा है? नथिंग, वी डोंट नो अबाउट दैट। पर फ्रंट एंड पता है आपको, फ्रंट एंड मतलब UI, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका अगर मैं बोलूं तो व्हाट्सएप बना हुआ है एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, whereas your Facebook
फेसबुक जो है वो बना हुआ है आपका PHP में, इंस्टाग्राम आपका बना हुआ है रिएक्ट के अंदर, दैट आई नो दैट कौन से लैंग्वेज में बना हुआ है, बट बैकएंड क्या है उनका किसी को पता नहीं, बैकएंड कौन से किस में यूज करे, तो वो लोग बहुत अलग अलग टाइप के बैकएंड यूज करते हैं। फाइन। डेटाबेस ऑल्सो, देखो डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, hence the database is also known as backend while programming language known as front end। अभी बताया था मैंने आपको, डेटाबेस को हम बैकएंड बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम फ्रंट एंड बोलते हैं। फाइन, ये ऑलवेज याद रखना, बहुत जन को ये क्लियर नहीं होता है या पता नहीं रहता है फ्रंट एंड बैकएंड क्या होता है। फ्रंट एंड मतलब जिससे हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं वो फ्रंट एंड, और जहां पे डेटा स्टोर होता है DBMS उसको हम बोलते हैं बैकएंड। तो हम लोग ने एक बैकएंड ऑलरेडी लर्न किया था थोड़ा सा बेसिक, दैट वाज MySQL इन अ वेब प्रोग्रामिंग लास्ट यूनिट। अगर किसी को कोई वो कॉन्सेप्ट या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट आस्क। फाइन। थोड़ा है थियरी पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है, बिना थियरी का मतलब इतना भी कॉम्प्लेक्स, इतना भी बोरिंग थियरी नहीं है। फाइन, इट्स नॉट लाइक थियोरेटिकल सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि DBMS क्या होता है, उसका काम क्या है, और DBMS में फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्यों जरूरत है हम लोग को। तो हर एक प्रोजेक्ट में जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप बनाओगे वहां पे बैकएंड की रिक्वायरमेंट होगी, याद रखना बैकएंड लगेगा। कौन सा टाइप का बैकएंड लगेगा ये डिपेंड करेगा सिनेरियो पे। फाइन। Now, the next point, to understand the purpose and need of database system, we need to study previous options to। अगर आपको DBMS के बारे में लर्न करना है, समझना है, तो पहले DBMS से पहले जो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास या जो ऑप्शंस थे डेटा को स्टोर करने के, उसको क्या बोलते थे, FPS, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग, DBMS से पहले हमारे पास यही ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन था हमारे पास, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ये हमारे पास ऑप्शन था DBMS से पहले। तो ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, सिंपल, जब भी आप कोई नोटपैड फाइल बनाते हो, जब भी आप कोई पाइथन का प्रोग्राम लिखोगे, जब भी C प्रोग्राम लिखोगे, जब भी HTML फाइल लिखोगे, वो सब किस कैटेगरी में आता है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, बिकॉज आप एक फाइल बना रहे हो। तो अगर मैंने एक नोटपैड फाइल बनाया, ये जो नोटपैड फाइल बनाऊंगा, सेव करूंगा, ये क्या बनेगा, एक फाइल क्रिएट होगा ना नोटपैड का। देखो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, syllabus.txt है, test.txt, तो ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। फाइन, तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होता है। अब फाइल अलग अलग टाइप का होता है, हर एक सॉफ्टवेयर का फाइल अलग होता है। नोटपैड का TXT होता है, वर्ड का डॉक फाइल, वर्ड का क्या होता है, डॉक होता है, एक्सेल फाइल होता है, HTML फाइल होता है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ फाइल सिस्टम, बट दे आर कम अंडर इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। समझा, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, एक फाइल क्रिएट होगा हर ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो देखो यहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इन अवर डेली टू डेली लाइफ। देखो आज ही मैंने फाइल क्रिएट किया, आज ही मैंने एक फाइल क्रिएट किया। इन अवर डे टू डे लाइफ, number of time we need to store data in such way that it should be easily accessible when we are required। तो मैंने आज ही क्या किया, एक फाइल क्रिएट किया। कौन सा, आपका ये जो टेस्ट है, अपना टेस्ट पाइथन का जो मैं टेस्ट बना रहा हूं, तो पहले मैंने इसके क्वेश्चंस क्या किए, खुद बनाए, एक नोटपैड फाइल में सेव किया, और फिर मैंने ये क्रिएट किया। फाइन। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग को बहुत बार डेटा को स्टोर करना होता है। सो नोटपैड या तो वर्ड, ये दो हमारे ज्यादा ऑप्शंस होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। सो इन अवर डे टू डे लाइफ द नंबर ऑफ टाइम वी नीड टू स्टोर अ डेटा इन सच वे दैट इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल व्हेन वी आर रिक्वायर्ड। जब भी हम लोग को जरूरत होगा तो हम उसको डेटा को रिट्राई कर पाएंगे। फाइन। नेक्स्ट, द डेटा में बी अ बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल। अब डेटा क्या हो सकता है, बैंक का डिटेल हो सकता है, डेली एक्सपेंस हो सकता है, एम्प्लॉय का डिटेल, प्रोडक्ट का डिटेल, कुछ भी हो सकता है ना हमारे पास, कोई भी डेटा हो सकता है, डजंट मैटर। मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, क्वेश्चन स्टोर करना, किसी और का कुछ भी रहेगा। अब देखो, बिफोर कंप्यूटर, कंप्यूटर आने से पहले, बिफोर कंप्यूटर सच डेटा वाज स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ पेपर। कंप्यूटर आने से पहले, कंप्यूटर इन्वेंशन से पहले हम डेटा को स्टोर करते थे पेपर फॉर्म में। अभी वही चीज है, हम डेटा को पेपर में ना स्टोर करके कंप्यूटर में फाइल में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज अ डिजिटल। फाइन।
So after the invention of computer, it become easy to store a data with the help of files. And file is what? What is a file? File का मतलब क्या होता है? What is a file? Does anyone know? What is a file? File is a collection of information and it's a structure. Fine. Now, so in the early days, database application were built on a top of file. तो जो पहले के सॉफ्टवेयर थे ना, वो बनते थे किसके ऊपर? फाइल सिस्टम के ऊपर बनते थे, built on top. So traditional, इसको बोलते हैं traditional file processing system is a computer based system in which all information is stored in various file computer. मतलब traditional file processing system में जितना भी डेटा था वो आपका बहुत सारे कंप्यूटर फाइल्स में स्टोर होता था. अब देखो एक सेकेंड, वन सेकेंड. यहां पे देखो ये वाला पार्ट. It store data in a semantic way such that a different department of organization can store the data set of files with help and manage the differentiate data. So अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा स्टोर करेंगे. तो देखो यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है. दो टाइप के डिपार्टमेंट है आपके पास, प्रोडक्शन एंड सेल्स. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन स्टोर करेगा, उसके लिए डेटा फाइल बनाएगा. सेल्स का एप्लीकेशन यूज करके उसका डेटा फाइल क्रिएट करेगा. तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना एप्लीकेशन बनाएगा और आप उसका एप्लीकेशन उसके डेटाबेस फाइल में काम करेगा. फाइन. अब आते हैं हम लोग कि ड्रॉबैक, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वही आता है. एक्सप्लेन ड्रॉबैक ऑफ फाइल सिस्टम. फाइन. एक्सप्लेन ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस. एक्सप्लेन लिमिटेशंस. देखो लिमिटेशन बोलो, ड्रॉबैक बोलो, डिसएडवांटेज बोलो, एक ही मतलब है. सिर्फ आपको यह देखना है कि वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होना चाहिए. तो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग बोलो या तो फाइल सिस्टम बोलो, तो उसका क्या डिसएडवांटेज, अगर हम लोग फाइल सिस्टम यूज करते हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस अराइज होता है. फाइन. तो यहां पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है. कंसीडर करो कि एक एग्जांपल आईटी कंपनी का डेटाबेस है जहां पे डेटा सभी एम्प्लॉय का स्टोर हो रहा है. ऑल एम्प्लॉइज स्टोर्ड. सो इन अ प्रोफेशनल आईटी फर्म टास्क आर ऑलवेज डन एज अ टीम वर्क. समझ में आया? तो ये एक एग्जांपल है आईटी कंपनी में जहां पे सभी एम्प्लॉय का डेटा स्टोर है और उस डेटा जो आईटी टीम के प्रोफेशनल होते हैं वो टीम में काम करते हैं. तो डिफरेंट टीम्स आर असाइन डिफरेंट प्रोजेक्ट. तो टीम बना के आप हर टीम को अलग अलग प्रोजेक्ट दोगे. और टीम में ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मैं एक टीम में नहीं रहूं, मैं दो टीम में रहूं. जैसे कि मैं टेस्ट टीम में भी हूं, क्रिकेट मैच का एग्जांपल हो, एक प्लेयर टेस्ट टीम में भी है, फिर वो ओडीआई टीम में भी है और वो 2020 में भी है. तो 3 फाइल बन गई. सेम यहाँ पे भी. तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है, बहुत सारा टीम है और ऐसा पॉसिबल है कि एम्प्लॉय मल्टीपल टीम में काम कर सकता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम कर सकता है. समझ में आया? So different teams are assigned a different, hence data is stored in different file as differentiated. Now, पहला सबसे first, what is the first disadvantage? What is the first limitation? Data redundancy. सबसे इंपॉर्टेंट. डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा. फाइन. डुप्लीकेट डेटा और सेम डेटा बार बार, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी. अभी मैंने आपको बताया, क्रिकेट टीम का एग्जांपल दिया कि एक प्लेयर का 3 डिटेल है, ओडीआई, टेस्ट एंड 2020. तो वो 3 जगह उसका नाम आ रहा है, 3 जगह उसका डिटेल आ रहा है. फाइन. तो क्या हो रहा है? डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, रिडंडेंट हो रहा है. फाइन. तो डेटा रिडंडेंसी. सम टाइम एज पर रिक्वायरमेंट सेम डेटा. कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आता है जब हम लोग को सेम डेटा को मल्टीपल फाइल में स्टोर करना होता है. कंसीडर, एक एग्जांपल दिया है
having a record in both employee and a team file, the name and address employee store in a both. मतलब एक एम्प्लॉय का डेटा एम्प्लॉय फाइल में भी है, टीम फाइल में भी है, दोनों जगह पे उसका नाम और एड्रेस है. Means the data get duplicated. If such data increase, it lead higher storage and access cost. What is mean? अगर ऐसा डेटा डुप्लीकेशन इंक्रीज हो जाता है तो वो हायर स्टोरेज और एक्सेस कॉस्ट. What is mean by this? Higher storage and access cost. अगर डेटा डुप्लीकेशन इंक्रीज हो जाता है, डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज हो जाता है, तो वो लीड करता है हायर स्टोरेज और हायर एक्सेस कॉस्ट. व्हाट इज मीन बाय हायर स्टोरेज? हायर स्टोरेज का मतलब क्या होगा? सेम डेटा को स्टोर करने के लिए 3 बार मेमोरी लगेगा. फाइन. सो मेमोरी यूज जो है वो क्या हो जाएगा? मेमोरी यूज 3 टाइम हो जाएगा, तो आपका मेमोरी एक्स्ट्रा लगेगा. दैट इज व्हाट हायर स्टोरेज. एक्सेस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एक्सेस कॉस्ट? डज एनीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेस कॉस्ट? But what kind of cost? What kind of cost? क्या कॉस्ट लगेगा? मनी लगेगा या टाइम? टाइम लगेगा. टाइम. फाइन. टाइम एंड सीपीयू. सो डुप्लीकेट डेटा है तो डुप्लीकेट डेटा को मल्टीपल टाइम फाइंड आउट करने का, तो इट विल टेक मोर टाइम एंड इट विल टेक मोर सिस्टम रिसोर्सेस. लाइक व्हाट? सीपीयू. सीपीयू लगेगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी यूज होगा. सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड 3 टाइम फॉर रिट्राइविंग अ सिंगल डेटा ऑफ एम्प्लॉय. सो 3 टाइम आपका क्या होगा? आईओ ऑपरेशन होगा. उसी के लिए आपको सीपीयू भी एक्स्ट्रा लगेगा प्लस टाइम भी लगेगा. दैट इज व्हाट एक्सेस कॉस्ट. समझ में आया? टाइम एंड सिस्टम रिसोर्सेस. समझा? एक्सेस कॉस्ट. एक्सेस कॉस्ट मतलब आपका टाइम, सिस्टम रिसोर्सेज लाइक आईओ डिवाइसेस यूज होगा मल्टीपल टाइम और आपका सीपीयू भी यूज होगा. फाइन. दैट इज व्हाट ऑल अबाउट योर एक्सेस कॉस्ट. नाउ तो उसको आपको याद नहीं करना है. डोंट बाय इट. डेटा रिडंडेंसी का मतलब आपको ये समझना है कि समटाइम वी हैव अ रिक्वायरमेंट to store same data in multiple file. And consider example of employee, which is work for there we have a 2 files like an employee and a team file, and means data get duplicated, and if such data is increased, it lead higher cost and access cost. And this duplication of data is in various files. This duplication of data in various file is termed as data redundancy. इसी को बोलते हैं data redundancy. जब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा मल्टीपल फाइल में हो जाए तब आप उसी को बोलोगे डेटा redundancy. In a traditional file system, it is very difficult to avoid this data redundancy. ध्यान से सुनो. डेटा redundancy अवॉइड करना ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है. फाइल आप एक ही फाइल को अलग अलग फोल्डर में, अलग अलग ड्राइव में स्टोर करोगे, विच इज नॉट ओके. तो उसको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है. दैट वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या देखो? डेटा इनकंसिस्टेंसी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट है. डेटा इनकंसिस्टेंसी ये डिपेंड करता है डेटा रिडंडेंसी पे ही. अगर देखो ध्यान से, व्हेन अ डेटा इज टू बी अपडेटेड, द डेटा रिडंडेंसी में लीड डेटा इंसिस्टेंट. देखो अगर आपके पास डेटा डुप्लीकेशन बहुत है और डेटा रिडंडेंसी है, जब आप उसको अपडेट करने जाओगे, सपोज क्रिकेट टीम है, 3 फाइल है, ओडीआई है, टेस्ट है और 2020 है. प्लेयर का नाम और उनका एड्रेस तीनों जगह पे है.
तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों फाइल में उनका मोबाइल नंबर क्या करना पड़ेगा, तीनों फाइल में अपडेट करना पड़ेगा, या एड्रेस तीनों फाइल में अपडेट करना पड़ेगा. सो व्हेन डेटा इज टू बी अपडेटेड, the data redundancy may lead to data inconsistency. और यही डेटा रिडंडेंसी जो है लीड करता है डेटा इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, तीनों फाइल में सेम डेटा होना जरूरी है. अगर तीनों फाइल में डेटा अलग अलग है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा. अब ये चांसेस ज्यादा होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी का अगर डेटा डुप्लीकेशन ज्यादा है. अगर आपका डेटा 3 जगह पे और आप अपडेट करना भूल गए, चांसेस है might be if you forgot to update all on overall 3 files, तो it is chances डेटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट. हम लोग को एक फाइल में अलग नंबर मिलेगा मोबाइल नंबर और बाकी के 2 फाइल में अलग, तो कौन सा वैलिड नंबर है, फाइन. दैट इज व्हाट डेटा इनकंसिस्टेंसी. सो डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अगर आपका डेटा सब जगह पे इक्वली अपडेटेड नहीं हुआ या सब जगह पे इक्वल नहीं है, वही होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी. फाइन. जैसे कि आपका 10th का, 12th का और टीवाई का मार्कशीट, तीनों जगह पे नाम सेम होना चाहिए. फाइन. योर फुल नेम शुड बी सेम, योर डेट ऑफ बर्थ भी शुड बी सेम. अगर आपका तीनों में से कहीं पे भी नाम अलग हुआ तो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा, स्पेशली आर्मी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए. ये ऐसा बहुत जन के साथ में होता है कि कहीं पे आधार कार्ड नंबर अलग होता है, फाइन, पैन कार्ड पे नाम अलग, कुछ अलग नाम होता है, तो वही है डेटा इनकंसिस्टेंसी. आपका डेटा क्रॉस हर जगह पे सेम होना चाहिए. और वो सेम कब होगा, जब एक ही डेटा होगा. अगर आपका मल्टीपल डेटा होगा, फाइल होगा, तो चांसेस है कि हम भूल जाएंगे अपडेट करना, या बाय चांस नहीं हो पाएगा अपडेट, तो वही लीड करेगा डेटा इनकंसिस्टेंसी. फाइन. So when a data is to be updated, data redundancy may lead data inconsistency. Data inconsistency occur when data is not updated in all files simultaneously. डेटा इनकंसिस्टेंसी कभी होगा, जब डेटा अपडेट नहीं होगा सभी फाइल में साइमल्टेनियसली, एक साथ. और ऐसा चांस है कभी नहीं हो पाएगा. फाइन. कभी ऐसा होगा कि सिस्टम बंद हो जाए या हम लोग भूल जाए. सो साइमल्टेनियसली आपको सब फाइल में डेटा को अपडेट करना है. अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी होगा. फाइन. Because for sample employee, okay, you may get different information which may create problem in processing a data. Same employee के लिए आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा और वही आपको बाद में प्रॉब्लम देगा डेटा को प्रोसेस करने के लिए. That is what data inconsistency. Fine. So we learn about data redundancy. Now we learn about data inconsistency. Now the next one is limited data sharing. अच्छा, आपके पास डेटा है, अब उस डेटा को शेयर करना है. शेयर करना मतलब क्या, शेयर करने का मतलब क्या होता है, देखो आप हर फाइल सिस्टम का अपना फॉर्मेट है. फाइन. हाँ, ट्रांसफर करना एक तरफ से, पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पे बोला है डेटा लिमिटेड है शेयर करना, क्योंकि आपके हर एक एप्लीकेशन का खुद का फाइल सिस्टम होता है. नोटपैड का टीएक्सटी है, वर्ड का डॉक है, एक्सेल का एक्सेल है, फिर आपका पेंट का पीएनजी है, जेपीजी है. तो हर एक एप्लीकेशन का डेटा फॉर जो फाइल है वो अलग अलग है. तो आप नोटपैड में पेंट की फाइल मतलब इमेज नहीं ओपन कर सकते हो, और पेंट के अंदर आप वर्ड ये नहीं ओपन कर सकते हो, कौन सा, नोटपैड. दैट इज कॉमन, वो तो होना ही नहीं है. बट आप कंसीडर करो कि आपके पास 3 डिपार्टमेंट है. कितने डिपार्टमेंट है, 3. तीनों डिपार्टमेंट, फाइन, 3 डिपार्टमेंट है आपकी कंपनी में. तीनों डिपार्टमेंट का अपना अपना सॉफ्टवेयर है और अपना अपना फाइल प्रोसेसिंग है. तो आप डेटा एक्सचेंज नहीं कर पाओगे दूसरे डिपार्टमेंट से. So it is difficult to share the data in traditional file system. Each application has its own private file and user have little choice to share the data outside their own application. That is what the problem. हर एप्लीकेशन का खुद का डेटा फॉर्मेट होता है फाइल का, तो आप दूसरे एप्लीकेशन में डेटा यूज नहीं कर पाओगे. That is a problem of file system. फाइन. समझा ये.
लिमिटेड डेटा शेयरिंग का मतलब क्या होता है? एवरी एप्लीकेशन हैज देयर ओन फाइल फॉर्मेट and it is not possible to share the data with another application because every application has their own set of file and own set of file format. Fine, that is a problem. तो एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के डेटा को ओपन नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा. That is what limited data sharing all about. One second. Now the next one देखो, 3 पॉइंट हो गए. डेटा रिडंडेंसी हो गया, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गया, लिमिटेड डेटा शेयरिंग हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग अ डेटा. डिफिकल्टीज है, जैसे डेटा को शेयर करना लिमिटेड है, वैसे डेटा को एक्सेस करना भी लिमिटेड है. अब ध्यान से देखो क्या है ये. द नीड ऑफ डेटा एक्सेस time to time means different type of information is needed at a different situation. आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन लगेगा अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशन पे. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दैट we want to retrieve data of employee who have not taken any leave throughout the quarter. In such case we have a 2 option. मतलब आपको ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए कि ऐसे एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए जिसने कोई भी हॉलिडे नहीं लिया हुआ है. फाइन. who have not taken any leave throughout the quarter, मतलब पूरे क्वार्टर में 3 महीने में उसने एक भी लीव नहीं लिया हुआ है. तो हमारे पास 2 ऑप्शन है. पहला, वी कैन एक्सेस द डेटा मैनुअली. आप मैनुअली डेटा को एक्सेस करो. वी हैव टू राइट, और आपको क्या करना, और एक आप एप्लीकेशन बनाओ, एक प्रोग्राम बनाओ जो डेटा को रिट्राइव करेगा कस्टमाइज डेटा से. बोथ ऑप्शन आर इनकन्वीनियंट, बोथ ऑफ देम लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम. मैनुअली रिट्राइव करना प्लस एक नया सॉफ्टवेयर बनाना डेटा को रिट्राइव करने के लिए, both will lead the wastage of time. So if you do it, then it also may possible after some time. मतलब अगर आप बनाते भी हो फिर से आपको कैसा लगेगा, आपको 6 मंथ का चाहिए या आपको 2 मंथ का चाहिए. So that is all the problem. Difficulties है, आपको कस्टमाइज डेटा रिट्राइव करना डिफिकल्ट है. आपको मैनुअली करना पड़ेगा या तो आपको हर बार नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. So if we do it, then also it may be possible after some time we may require data with some another filter criteria. देखो फिल्टर क्राइटेरिया चेंज होगा. कभी आपको लगेगा 3 महीने का, कभी लगेगा 6 मंथ का, कभी सिर्फ मेल का डेटा चाहिए, कभी सिर्फ फीमेल का चाहिए. तो ये कस्टमाइजेशन फिल्टर है. इसके लिए बार बार आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. एंड मेकिंग अ न्यू प्रोग्राम अगेन एंड अगेन, दिस विल लीड फॉर अ टाइम वेस्टेज एंड अ कॉस्ट. दैट इज व्हाट इट्स डिफिकल्टी इन एक्सेस. और अगर आपको याद होगा, okay, let me know what is a query to retrieve data from database fast. किसी को पता है क्वेरी याद है? मैंने आपको तो सिखाया था MySQL में क्वेरी लिखना. डेटा रिट्राइवल की क्वेरी थी. व्हाट वाज दैट क्वेरी? देखो फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि आपको हर एक डेटा को निकालने के लिए अलग अलग आपको क्वेरी एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. नहीं, डेटा रिट्राइवल की, मैं डेटा रिट्राइवल की क्वेरी पूछ रहा हूं. डेटा फेच करने की क्वेरी पूछ रहा हूं. मैं डेटा फेच करने की क्वेरी पूछ रहा हूं. किसी को पता नहीं है? नहीं पता है तो नो बोलो. इफ यू नो यस फास्ट, अदरवाइज मैं बताता हूं. नहीं है. सेलेक्ट वाली, सेलेक्ट की क्वेरी. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. सबको देखो, मैंने 2 क्वेरी लिखी. ये फिल्टर है. वेयर क्लॉज का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर क्लॉज? व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर क्लॉज? कंडीशन फिल्टर.
कंडीशन का अप्लाई करना फिल्टर। पहला वाला क्वेरी देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। all of you able to view this query? The first query, this is a query, fine। ये query सेम यहाँ पे भी आने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट, पर वो सेकंड थर्ड यूनिट से आएगा। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेरी। ये क्वेरी क्या करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्वेरी क्या करेगा, ये पूरा ऑल रिकॉर्ड्स, एवरी कॉलम एवरी रो विल रिट्राइव, मतलब जितने भी टेबल के अंदर कॉलम्स होंगे, जितने भी रो होंगे, सब मिल जाएगा। जबकि आपका सेकेंड क्वेरी जो है वो फिल्टर करेगा, वो सिर्फ ऐसे ही स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन रिट्राइव करेगा जो मुंबई सिटी में रहते हैं, फाइन। मतलब सिर्फ मुंबई सिटी में रहने वाले स्टूडेंट्स का ही इंफॉर्मेशन मिलेगा। दैट इज कॉल्ड फिल्टर, दैट इज कॉल्ड कंडीशन, दिस इज अ क्वेरी। सो व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डीबीएमएस? फाइल सिस्टम में क्या है, आपको कंडीशन और फिल्टर वाइज डेटा निकालने के लिए बार बार आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, एंड दैट लीड टाइम एंड कॉस्ट। और डीबीएमएस में आपको क्वेरी दिया हुआ है, और ये जो क्वेरी है ये इजी है, इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं लिखना है। क्वेरी लिखो डेटा मिल जाएगा, क्वेरी लिखो डेटा मिल जाएगा। और ये जो क्वेरी है अक्रॉस जितनी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जो मैंने आपको बताया, कोई भी डीबीएमएस होने दो, माइएसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, डीबी2, पोस्टग्री, जितने भी डीबीएमएस मार्केट में है, मारियाडीबी, सब में ये क्वेरी रन होगा, सब में ये एसक्यूएल। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दिस इज द लैंग्वेज which give you ultimate power। और ये क्वेरी से आप कोई भी डेटा निकाल सकते हो बिना प्रोग्राम लिखे हुए। दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। ये भी आगे पढ़ने वाले हम लोग, फाइन। फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं है, आपको हर डेटा को रिट्राइव करने के लिए, फिल्टर के लिए बार बार प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। एंड दैट लीड व्हाट डिफिकल्टीज, because it take a more time to write a new code and it take a cost। समझा? डन। और यही एडवांटेज है किसमें, डीबीएमएस में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइल सिस्टम का ड्रॉबैक। और जितने भी फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं, वही उतने सब के सब ड्रॉबैक डीबीएमएस में कन्वर्ट हो जाएंगे एज अ एडवांटेज। समझा? डन, ठीक है। फिफ्थ वाला, बोर नहीं लग रहा है ना? फर्स्ट लेट मी नो दैट। मैं एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज को एकदम एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके लिए बोर नहीं हो। खाली रीड करूंगा तो नहीं समझेगा, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम गिविंग एग्जांपल्स। एंड है नो डाउट थियरी है, बट अंडरस्टैंडिंग वाला थियरी है, इट्स नॉट लाइक बोरिंग थियरी। सीएस नहीं है, फाइन। इट्स नॉट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा थियोरेटिकल, आगे प्रैक्टिकल भी तीन यूनिट पूरा, फाइन। तो रट्टा बाहट मत करना, कॉन्सेप्ट समझना, बाद में काम आएगा, फाइन। इट विल बी यूजफुल। सो मगअप नहीं करना है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, इसके लिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अवर व्हाट, डेटा डिपेंडेंस। अब देखो, अभी हम लोग ने ये लर्न किया डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज मतलब क्या होता है, आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंफॉर्मेशन लगेगा, अलग अलग सिचुएशन पे, फाइन। जैसे क्वार्टरली निकालना है, या पर्टिकुलर सिटी में रहने वाला एम्प्लॉय निकालना है, या एज वाइज निकालना है, या जेंडर वाइज निकालना है, तो आपको बार बार प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम है। डेटा डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है पता है? सो एक एग्जांपल दे रहा हूं, टेक एन एग्जांपल। चलो मैं एक पहले एग्जांपल देता हूं, फिर समझ में आएगा। ये क्वेरी समझाना, किसी को डाउट नहीं है ना क्वेरी के अंदर? ये ऑलरेडी मैंने क्वेरी आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया हूं वेब में, थ्योरेटिकली भी सिखाया था क्वेरी, प्रैक्टिकल भी पूरा करके दिखाया था। ये सेलेक्ट क्वेरी है डेटा रिट्राइव करने के लिए। स्टार मतलब ऑल कॉलम और रोज, वेयर एज कंडीशनल, वेयर इज अ कंडीशनल, वेयर इज व्हाट, कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें डाउट है किसी को? नहीं ना, फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूं। सो आई विल रिमूव दिस। चलो मैं एक डेटा को स्टोर करना है मुझे, एक स्टूडेंट का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान से देखो।
ये देखो मैंने दो डेटा स्टोर किया, दो स्टूडेंट का एक नोटपैड फाइल में, और डेटा को मैंने सेपरेट किया हुआ है, दो डेटा को सेपरेट किया मैंने न्यू लाइन में, फाइन, न्यू लाइन में सेमीकोलन, और कॉलम के डेटा को मैंने सेपरेट किया ये कॉमा यूज करके, फाइन। ये मेरा डेटा का फॉर्मेट है, फाइन, क्लियर है। सो आई हैव टू रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो रोल नंबर है, सेकंड नेम है, फिर एज है, फिर सिटी है, और ये कॉमा सेपरेटेड है, और ये दो रो दो स्टूडेंट का सेमी कॉलन सेपरेटेड है। ये मेरा फॉर्मेट है डेटा का, इसको मुझे स्टोर करना है फाइल के अंदर, फाइन। सो ये वाला यही है डेटा डिपेंडेंस। अब मेरा ये डेटा फॉर्मेट है, अगर मैंने बाय चांस मैंने ये फॉर्मेट चेंज कर दिया, फाइन, बाय चांस क्या फॉर्मेट चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे कॉमा की जगह पे कॉलन यूज कर लिया, फाइन, या मैंने पाइप यूज कर लिया, पाइप, तो क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन अगर आप डेटा के फॉर्मेट को चेंज कर देते हो तो आपका एप्लीकेशन यूजलेस हो जाएगा, बिकॉज आपका एप्लीकेशन इज डिजाइन विद स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ डेटा, और आपने चेंज कर दिया डेटा का फॉर्मेट, तो एप्लीकेशन वर्क करना स्टॉप कर देगा, करप्ट हो जाएगा, आपको फिर से नया एप्लीकेशन डिजाइन करना पड़ेगा, नया एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। सो आपका एप्लीकेशन डिपेंड है डेटा के फॉर्मेट पे, दैट इज व्हाट हियर डेटा डिपेंडेंस। तो आपका पूरा एप्लीकेशन, आपका पूरा सॉफ्टवेयर डेटा पे डिपेंड है, डेटा के फॉर्मेट पे डिपेंड है। तो अगर आप सेमी कॉलन से कॉलन या कॉमा से कॉलन लगा दे रहे हो, या कॉलन से आप पाइप लगा दे रहे हो और लगा दे रहे हो, तो आपका पूरा एप्लीकेशन वर्क करना स्टॉप कर देगा, बिकॉज आपका डेटा फॉर्मेट चेंज हो गया है, फाइन। दैट इज व्हाट, दिस इज द एग्जांपल आई गिवन, फाइन। देखो in this example data is stored in some specific format like data separation, fine, using tab, semicolon, comma. If format of any file is changed, then we have to make changes in a program which process the file. अगर आपका डेटा फॉर्मेट चेंज होता है तो आपको अपने प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, फाइन। सो बट समटाइम there may be many program related with the same file. In such case changes in all such program should be done. मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फाइल पे बहुत सारे एप्लीकेशन काम कर रहे हो, तो सब प्रोग्राम में आपको चेंजेस करना पड़ेगा, फाइन। दिस लीड फेलियर ऑफ होल सिस्टम। कभी कभी क्या होता है, एक फाइल पे एक ही एप्लीकेशन, कभी कभी होता है एक ही फाइल पे बहुत सारे एप्लीकेशन, तो आपको डेटा का फॉर्मेट आपने एक जगह चेंज किया तो उसको आपको सब एप्लीकेशन में चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, दिस विल लीड एप्लीकेशन फेलियर और अ होल सिस्टम फेलियर। दैट इज व्हाट डेटा डिपेंडेंस ऑल अबाउट, फाइन। समझा? What about others? ओके देखो, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ना, 12 पॉइंट है टोटल। देखो यहाँ पे पीडीएफ में ना आपको 12 पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको 12 पॉइंट नहीं लिखना है, फाइन। यू डोंट हैव टू राइट 12 पॉइंट, यू हैव टू राइट 8 to 10 पॉइंट। सिर्फ आपको 8 to 10 पॉइंट लिखना है, 12 के 12 पॉइंट नहीं लिखने, आपको 8 to 10 पॉइंट लिखना, मैक्सिमम 10 लिखना है। अगर आपको मिनिमम लिखना है तो 8 पॉइंट लिख सकते हो, फाइन। सो विल कवर ऑल, बट यू शुड डिसाइड योरसेल्फ कि कौन से पॉइंट को आपको इजी रखना, आपके लिए इजी है याद रखना या समझना। अभी जाते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुअर डेटा कंट्रोल। कंफ्यूज मत होना, डिफिकल्टी वाले में डिफरेंट डेटा रिट्राइव करना है, डिफरेंट सिनारियो पे डिफरेंट फिल्टर लगाने के लिए, तो उसके लिए प्रोग्राम बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। डिपेंडेंस का मतलब होता है डेटा का फॉर्मेट होता है, जहाँ पे कई डेटा पे सेमीकोलन, कहीं पे कॉलन यूज किया है, कहीं पे टैब यूज किया है, कहीं पे कुछ भी यूज किया, तो वो चेंज करोगे तो आपको अपने एप्लीकेशन में भी चेंजेस करना पड़ेगा। अब हम लोग आ रहे हैं कौन से पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे, दैट इज व्हाट पुअर डेटा कंट्रोल।
So traditional file system does not have centralized data control. मतलब centralized का मतलब क्या होता है? centralized का मतलब होता है, centralized का मतलब होता है कि डेटा एक ही जगह पे रहेगा और मल्टीपल पीपल एंड मल्टीपल एप्लीकेशन विल एक्सेस. जैसे कि आपका रेलवे का टिकट, रेलवे आईआरसीटी का डेटा, आईआरसीटीसी का डेटाबेस एक ही जगह पे होता है, पर आप ऑनलाइन बुकिंग करो, मोबाइल ऐप से बुकिंग करो, या किसी टिकट के काउंटर पे बुकिंग करो, या किसी थर्ड पार्टी गो आईबीगो या किसी और मोबाइल ऐप से बुक करो, दैट डजंट मैटर बिकॉज डेटा इज सेंट्रलाइज्ड. फाइन. तो वैसे ही कॉलेज का एग्जांपल ले लो. कॉलेज में डेटा एक जगह पे होना चाहिए, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, फाइन, कोई भी डिपार्टमेंट होने दो, बीएससी आईटी हो, बीएससी सीएस हो, एक ही जगह पे डेटा होना जरूरी है. पर फाइल सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, डेटा सेंट्रलाइज्ड नहीं होता है. डेटा सेंट्रलाइज नहीं होता है. डेटा क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड होता है, अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग पार्ट में होता है, distributed होता है. Fine. So in a system, in this system, same field may be have a different. ध्यान से सुनो. In this system, same field may have a different name in a file of a different department of organization. This may lead a different meaning of a data in a different context. That is called poor data control. मतलब क्या हुआ? चलो एक एग्जांपल देता हूँ. Take this example. ये है मेरा डेटा है. फाइन. रोल नंबर, नेम, एज. अब यही डेटा, सेम डेटा दूसरे डिपार्टमेंट में, पर वहां पे नाम अलग है, फील्ड का, कॉलम का नाम अलग है. यहाँ पे रोल नंबर था तो यहाँ पे स्टूडेंट कोड, यहाँ पे नेम था तो यहाँ पे फुल नेम, सिटी की जगह पे लोकेशन. अब देखो प्रॉब्लम समझा? दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम. क्योंकि एक जगह पे आपको अलग फील्ड के नाम अलग है. यहाँ पे रोल नंबर, नेम, एज, सिटी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कोड, फुल नेम, लोकेशन है. सिटी की जगह पे लोकेशन है, नेम की जगह पे फुल नेम है, रोल नंबर की जगह पे स्टूडेंट कोड है. दैट विल लीड अ पुअर डेटा कंट्रोल. फाइन. पहली बात, डेटा सेंट्रलाइज नहीं होता है, डेटा डिसेंट्रलाइज होता है, अलग अलग जगह पे होता है, और हर जगह पे सेम फील्ड में हैव अ डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. जैसे आप युवा कॉलेज में 12th में थे, 12th में, 11th 12th में, तो वो डिपार्टमेंट अलग था, वहां पे आपका ये डेटा था. पर जब आप बीएससी में आए, आईटी में, सीएस में, तो आपका नया डेटा स्टोर हुआ और फॉर्मेट अलग हो गया. दैट इज व्हाट पुअर डेटा कंट्रोल. फाइन. व्हाट इट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? कॉलम के नाम, फील्ड के नाम चेंज हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. दैट इज व्हाट पुअर डेटा कंट्रोल. समझा? Understood? Okay, fine. Now the next one. अब ये देखो, प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी. सबसे बड़ा जो, अगर मैं बोलूंगा सबसे बड़ा जो इशू है ना, प्रॉब्लम, वो ये 7th वाला. डुप्लीकेशन तो था ही, पर ये वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक है, प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी. प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. मेरा जो डेटा है, फाइन, ये जो डेटा है, ये आपका डेटा, आप बोल सकते हो कि ये डेटा आपका 12th का है, और ये आपका
FYIT का है। अब ये दोनों डेटा एक ही फाइल में स्टोर है, पर मुझे सिक्योरिटी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर ये मैं फाइल किसी को भी एक्सेस दूंगा, या 12th के डिपार्टमेंट को दूंगा या FYIT के डिपार्टमेंट को दूंगा, HOD को, दोनों के, तो उनको दोनों डेटा मिल जाएगा, क्योंकि फाइल दे दिया तो फाइल में दोनों डेटा ओपन करेंगे, फाइल मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, अगर आप किसी यूजर को फाइल का एक्सेस दे देते हो तो फाइल के अंदर जो डेटा है वो पूरा विजिबल हो जाएगा, और मुझे वो दिखाना नहीं है, फाइन, वो शो नहीं करना है मुझे। सिर्फ अगर आप IT का हेड है, HOD है, तो उसको IT का ही दिखना चाहिए, 12th का नहीं दिखना चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं है फाइल सिस्टम के अंदर। एग्जाम्पल ले लो, सैलरी समझ में आया? जो BSc IT की टीचर्स है उनको अलग सैलरी है, जो CS की टीचर की सैलरी अलग है, 12th की टीचर की सैलरी अलग है, 12th में भी कंप्यूटर साइंस होता है। तो अगर मैं किसी HOD को किसी टीचर्स का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, तो उस इंफॉर्मेशन में उसकी सैलरी भी है। अगर वो मैंने फाइल उसको दी तो वो फाइल ओपन करेगी, उसका सबका डेटा विजिबल हो जाएगा, और वो मुझे नहीं करना है। अगर आप HOD, अगर आप एक डिपार्टमेंट के हेड हो BSc IT को, तो आपको सिर्फ BSc IT का इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है फाइल सिस्टम के अंदर। दैट इज व्हाट प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी, फाइन। सो डेटा सिक्योरिटी हम लोग ये परमिशन नहीं लगा सकते कि कौन डेटा देख सकता है, कौन डेटा नहीं देख सकता है, फाइन। और किसी को भी एक्सेस मिल सकता है। पासवर्ड भी सेट करना मुश्किल है, एक पासवर्ड पूरे फाइल को मिलेगा। अगर आप पासवर्ड दोगे ना तो पूरे फाइल को मिलेगा, अगर आप पासवर्ड दे दोगे पूरे फाइल का, पासवर्ड हाफ डेटा पे नहीं होता, पासवर्ड पूरे फाइल को होता है, फाइन। सो देखो यहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स सिक्योरिटी चेक एंड एक्सेस राइट। देखो एक्सेस राइट, अलग अलग परमिशन देना पॉसिबल नहीं, या तो फुल परमिशन दो या तो कोई परमिशन मत दो, पर DBMS में ऐसा पॉसिबिलिटी है। आप हर यूजर को अलग अलग परमिशन दे सकते हो, अलग अलग टेबल पे, अलग अलग कॉलम पे, अलग अलग रो पे भी। तो डेटाबेस में टेबल वाइज परमिशन है, रो वाइज परमिशन है, कॉलम वाइज परमिशन है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे पूरे फाइल को परमिशन होता है। तो अगर आपने फाइल को पासवर्ड दिया है तो पूरे फाइल को दिया है, अगर यूजर को एक्सेस दोगे तो पूरा दोगे, या तो कुछ भी नहीं दोगे, फाइन। सो इट इज very difficult to enforce security check and access right in traditional file system. To the file we can set password protection, but what if I have to give access to only few records? देखो few records देना है मुझे, सिर्फ 12th का देना है, IT का नहीं देना है। पर देखो यहाँ पे क्या है, but what if have to give access to only few record in file? For example, in our database system, project manager should be able to see all data regarding to team under, उसके अंडर में जो टीम है वही दूसरे टीम को ना देख पाए। HOD का भी वही बोल रहा था मैं, the team leader should not able to see data about his, she only about मतलब team leader should be able to see data about his specific team, but payment of detail of one project manager should not be accessible to his team member or any another project manager। जो मैंने आपको बताया कि HOD को डेटा सिर्फ BSc IT वालों का मिलना चाहिए, CS वालों का एक्सेस नहीं होना चाहिए, उसकी सैलरी नहीं दिखना चाहिए, उसको सिर्फ उसके एम्प्लॉय की सैलरी दिखनी चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट का सैलरी नहीं दिखना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा सैलरी का, फाइन, डन। सो विल कंप्लीटेड 7 पॉइंट्स, टुमारो विल कंटिन्यू, ओके। तो कल हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे यहाँ से 8 पॉइंट से, एंड इट टेक अ टाइम, थोड़ा अभी थोड़ा स्टार्टिंग का थियरी है, थोड़ा आगे फिर इतना इजी नहीं है, फटाफट हम लोग कवर कर पाएंगे, ज्यादा इतना डिटेल नहीं आएगा, पर थियरी टाइम लेगा, इट विल टेक अ टाइम, अदरवाइज मैं फटाफट स्पीड में जाऊंगा तो फिर नहीं समझेगा आपको। तो आई एम गिविंग एग्जांपल, सो मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ क्या टॉपिक है, तो इट विल बेटर टू रिलेट सो दैट यू कैन रिमेम्बर। बाइट नहीं करना है आपको, बाइट करोगे तो फिर कितना याद करोगे, 12 पॉइंट है आपको, तो 12 पॉइंट के एक पॉइंट कितना याद करोगे, सो बेटर यू शुड रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट, फाइन। तो दैट्स इट, आज के इतना कंटिन्यू करेंगे कल हम लोग। सो इट्स मोर देन 1 आवर हो गया है, सो विल कंटिन्यू टुमारो। थोड़ा मैं कल ज्यादा लूंगा, 1.5 आवर लूंगा, सो दैट टाइम बढ़ाऊंगा, सो दैट वी कैन कवर, बिकॉज यूनिट 1 लेंदी है तो इट टेक अ मोर टाइम, ज्यादा टाइम जाएगा। पाइथन शॉर्ट में था और प्रैक्टिकल था तो उसको टाइम इतना नहीं लगा था। एंड वन मोर थिंग, क्वेश्चंस इज रेडी। आज इवनिंग में आपको फिर टेस्ट देना है 5 o'clock या 6 o'clock को, मैं लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे भी, और गूगल क्लासरूम में भी आपको ये अपडेट आ जाएगा। तो ये MCQ टेस्ट रहेगा 25 क्वेश्चंस का, फाइन। सो मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं, सिर्फ पब्लिश करना है, तो अभी मैं कर दूंगा 10 मिनट में। सो प्रिपेयर इट
एंड लेट्स सी, देखते हैं एमसीक्यू में क्या आपका है, बाद में रिटर्न वाला लूंगा। फाइन।